राधे राधे बच्चों। बेटा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अमीन चैप्टर के पीवाईक्यूज की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मैं आपको कुछ बॉइलिंग पॉइंट की चीजें समझा दूं। देखो जरा समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास दो है, इंटर और इंट्रा। ठीक। दूसरी बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। फिर तीसरी बात आती है ब्रांचिंग की। यह काम करो, तीसरी बात कर लो तुम पोलैरिटी की, पोलर नेचर की। ठीक। अब जरा ध्यान देना, जिसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। ये सारी बातें आपकी सॉल्युबिलिटी में भी सेम रहेगी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो सॉल्युबिलिटी में भी यही फैक्टर चलेंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, इंट्रा डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। मॉलिक्यूलर मास के लिए उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज। बाकी सब में सब सेम रहेगा, याद रहेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी घटती है। अब इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्या लगता है आपको अमाइन ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? हाँ दिखाता है। तो अमाइन ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अमाइन ग्रुप में टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता, सेकेंडरी दिखाता और प्राइमरी तो खूब दिखाता है। अब इधर आ जाओ, यहां पर पहले देखो कार्बन सबके बराबर है? नहीं है। इसके पास दो कार्बन है, इसके पास दो दो वाले तीन लाइन है, कार्बन की तीन चेन है, और इसके पास चार कार्बन है। ठीक है। तो यहां क्या कार्बन से मॉलिक्यूलर मास पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी असर देखा जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से जो प्राइमरी है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। प्राइमरी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंडरी उससे कम दिखाएगा, टर्शरी सबसे कम दिखाएगा। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी स्पेशली इन वाटर, तो फिर से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। जो भी पीछे फैक्टर्स बताए थे उन्हीं सभी फैक्टर्स की बात करेंगे। अब बात है बेंजीन के ऊपर NH2। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम कर देगा। C2H5 के दो मॉलिक्यूल, अच्छा, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रखता है और मॉलिक्यूलर मास भी कम है, तो सबसे ज्यादा यही दिखाएगा। एक बार जरा ध्यान दे लो कितने सालों में आया है, 2020, 24, 11, 8, फिर से 11, और हो सकता है 25 में दोबारा आ जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर सबसे ज्यादा दिखाएगा आपका प्राइमरी, उससे कम दिखाएगा आपका सेकेंडरी, और सबसे कम दिखाएगा एनिलीन। ठीक है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है और उसने मांगा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये गलती मत कराना पेपर में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपने गलत कर दिया तो मार्क्स कटेंगे, रीजन आपने नहीं दिया तो मार्क्स कटेंगे। इसमें रीजन देना है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं अमाइन ग्रुप की। अमाइन ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो वो आती है NH3 के ऊपर लगे इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लोन पेयर। लोन पेयर रीजन है यहां पर आपके बेसिक कैरेक्टर का, एक बात। दूसरी बात आती है, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक कार्बन की चेन लगा दूं तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इससे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एक R जोड़ा है। R है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर। अगर 2 R लगा दिए तो और बढ़ जाएगा, और अगर 3 R लगा दिए तो और बढ़ जाएगा।
ठीक। और अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यानी कि बेंजीन, तो घट जाएगा। अब समझो, लेकिन ये सब कुछ होगा सिर्फ गैसियस मीडियम में। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है बेसिक करैक्टर, लेकिन ये सिर्फ गैसियस मीडियम की बात है। प्लस आई इफेक्ट सोलो करैक्टर नहीं है जो बेसिक करैक्टर को संभालता है। यहां पर एक चीज आएगी, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन भी इंक्रीज करता है बेसिक करैक्टर, यानी कि सॉल्युबिलिटी। अब हम अगर सॉल्वेशन देखें तो उसके हिसाब से टर्शरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, नहीं उल्टा लिख दिया, टर्शरी सबसे कम क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, सेकेंडरी उससे ज्यादा, और प्राइमरी सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाता है। और सॉल्वेशन इफेक्ट दिखा रहा है तो बेसिक करैक्टर भी यही होगा। सेम फॉर बेसिक करैक्टर। ठीक। तो अब मेरे पास दो बेसिक करैक्टर आ चुके हैं। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। और सॉल्वेशन के हिसाब से सेकेंडरी, ओ प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। लेकिन दोनों में ही जो विन विन सिचुएशन बनती है वो बनती है सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी ज्यादा दिखाता है बेसिक करैक्टर प्राइमरी से और टर्शरी से। अब प्राइमरी और टर्शरी का पता कैसे लगाएं? क्योंकि यहां पे एक नया फैक्टर आया सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन को हम डायरेक्ट देख नहीं पा रहे कि इसमें क्या ऐसी अलग बात है। तो हमने ये देखा सॉल्वेशन से उल्टा चलता है या उसको अपोज करता है स्टेरिक इफेक्ट। अच्छा, तो अगर कहीं स्टेरिक इफेक्ट हुआ तो सॉल्वेशन रुक जाएगा। अब मैंने आपसे कहा CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप में स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। तो अगर मैं आपसे CH3 की बात करूं तो CH3 का सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है क्योंकि वो तो पहले जीत गया था। फिर आता है टर्शरी प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से, फिर आता है प्राइमरी। प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, सॉल्वेशन लगेगा। फिर आता है प्राइमरी, और फिर आता है टर्शरी। तो मैंने आपसे पूछा कि क्यों आया ये पहले, तो आप कहोगे इसका रीजन है सॉल्वेशन। अच्छा, अगर इसका रीजन सॉल्वेशन है, सॉल्वेशन की वजह से प्राइमरी आया है पहले, तो इसका मतलब स्टेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन अगर मैं लू C2H5 एंड अब, तो अब क्या होगा? C2H5 एंड अब में सेकेंडरी तो फर्स्ट रहेगा, फिर सॉल्वेशन लगने की वजह से टर्शरी पहले आ जाएगा, सॉल्वेशन ना लगने की वजह से टर्शरी पहले आ जाएगा। तो टर्शरी को कौन सपोर्ट कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। टर्शरी कब आता है? जब प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करे, सॉल्वेशन नहीं। तो प्राइमरी कमजोर हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैंने C2H5 की जगह CH3 लिख दिया। ये टर्शरी पहले इसलिए आया क्योंकि अब डोमिनेट कर रहा है प्लस आर इफेक्ट, ना कि आपका सॉल्वेशन इफेक्ट। अब जरा समझो, ठीक है? तो अब ये सारी बातें हमने सीखी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन सुलझ जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं लगे हाथ, पूरा बेसिक करैक्टर ही आ जाएगा। पहला पॉइंट, NH3 उससे कम बेसिक है बेंजीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, उससे ज्यादा है RNH2। ठीक। ड्राई में टर्शरी सबसे ज्यादा है, उससे कम है सेकेंडरी, सबसे कम है प्राइमरी। एक्वस स्टेट में टर्शरी, सेकेंडरी सबसे पहले, सेकेंडरी
क्योंकि ये दो सिचुएशन से मिलकर बना सॉल्वेशन, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि प्राइमरी आएगा या टर्शरी। अगर मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी के बाद आएगा, मिथाइल ग्रुप पे सॉल्वेशन नहीं लगता, प्राइमरी फिर टर्शरी। और अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी के बाद आएगा टर्शरी फिर प्राइमरी। इस बात को समझ लो, ये तीनों बातें समझ लो, ठीक है। तो अब बारी आती है पीकेबी की, इसको भी समझ लो एक बारी। एक चीज होती है केबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक कैरेक्टर के। लेकिन पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केबी के, इसलिए बेसिक कैरेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करने को आ गया तो पीकेबी में जो होगा वो उसका उल्टा होगा बेसिक कैरेक्टर में, ठीक। चलिए वापस आते हैं आपके क्वेश्चन पे। ये CH3 है, पहले लिखो CH3 का मतलब नो स्टेरिक इफेक्ट। आपको लिखना है CH3 में स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए सॉल्वेशन डोमिनेट करता है। सॉल्वेशन डोमिनेट करता है तो सबसे पहले आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, और फिर आएगा टर्शरी, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि भैया हमें यही नहीं पता सेकेंडरी कौन होता है। ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, और ये है टर्शरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो होती है उसमें पहली बात तो ब्रोमाइड आ गया, NaOH आ गए, चारों NaOH को खोल दूं तो ये बनता है, जिसमें से साफ साफ 2 NaBr निकलते दिखते हैं, 2 H2 निकलते दिखते हैं, ठीक। अब ये ONa किसके साथ रिएक्ट करेंगे, और हमें बनाना क्या है, हमें एक कम कार्बन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है एक कम कार्बन वाला अमाइन बनाना है। तो पहले एक कार्बन एक्स्ट्रा तो दो, यानी कि ये अमाइड से बनता है। तो आपको कन्वर्जन के लिए याद रखना है अमाइड से बनाओ अमाइन, ठीक। अब होगा क्या, ये जो आपका CO है ये 2 NaO के साथ निकल के बनाएगा Na2CO3, ठीक। अब समझो, और 2 NaBr अलग होंगे, वो अलग, और 2 H2 चेक कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोपेन अमाइन NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन contain the same number of carbon atom, ठीक है। Even though propane amine has higher boiling point than NN dimethyl amine, क्यों? इसका रीजन मैंने आपको बताया था, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दूसरी बात, ब्रांचिंग बढ़ने से आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सेम क्वेश्चन आ गया, अरेंज द फॉलोइंग इन बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब इस बार C2H5 है, इसीलिए वो कराया था मैंने, जिससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब C2H5 जो आपका है वो है इथाइल सॉरी। अब इथाइल के साथ बैठा हुआ है ये इथाइल, मतलब स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। स्टेरिक इफेक्ट लगेगा तो सबसे पहले तो सेकेंडरी ही आएगा, फिर आएगा प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से टर्शरी, फिर प्राइमरी, ठीक। तो यहां पर स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, इस वजह से सॉल्वेशन नहीं लगेगा। सॉल्वेशन नहीं लगेगा तो प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इसलिए टर्शरी पहले आएगा, प्राइमरी बाद में। राइट द आयोपिक नेम ऑफ दिस। इसमें हमें देखना होता है जो नाइट्रोजन है इसके साथ सबसे बड़ी चेन ये है, तो इसका नाम तो पड़ गया इथेन अमाइन, और जो नाइट्रोजन के साथ दो जुड़े हुए हैं वो हो गए NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। ये बीच में गैप मत छोड़ना, नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल इसको चिपका के लगाना है। आगे आयोपिक नेम ऑफ दिस। अब ये क्या है, ये दोनों। अब यहां पर याद रखना C2, यहां पे C2H5 है, ये बड़ी चेन है, तो फिर से आपका इथेन अमाइन बनेगा,
अब 2 डाइथाइल मतलब कर देना, एन इथाइल, एन मिथाइल, जगह कम पड़ गई, एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनमाइन। ठीक है, यहां पर 2 C2H5 थे, एक को मेन चेन में रखा, एक को बाहर रखा, एन पे इथाइल है, एन पे मिथाइल है। ठीक है, ये कार्बन के चेन से नहीं जुड़े, एन से जुड़े, इसलिए इनको नंबर इनका एन से दिया जाएगा, इथेनमाइन। अगला, राइट आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग, अब तो कर ही लोगे। इसमें आ गया आपका, ये है मिथाइल और ये 2 है, लो CH CH3 CH3 CH3, ये तो हो गया आपका एन मिथाइल, ये हिस्सा हो गया आपका एन मिथाइल, और ये हो गया आपका, आप इसको नाम बोल सकते हो या तो आइसो प्रोपेन अमाइन, या यहां पर 1 2 की गिनती स्टार्ट करके ये बोल सकते हो एन मिथाइल 1 पे है मिथाइल इथेनमाइन। इस मिथाइल को आगे ले जाओ बेटा, 1 पे जो इथाइल है, यहाँ जगह कम पड़ रही है, ऐसे कर देता हूँ एरो डाल के। ठीक है, बाकी सब सेम है, समझो इसको। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ में कैसे अरेंज करेंगे, एक है एनिलीन, बेंजीन होता है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग नेचर का, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। पैरा नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। टोल्यूडाइन, इसमें आपका ऊपर NH2 होता है, यहां CH3 होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसको मैंने नॉर्मल मान लिया। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, सबसे कम इसी का होगा, इसको मैं बोल रहा हूं 1 2 3, तो 2 का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा 1 का, और सबसे ज्यादा होगा 3 का। तो इसमें आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाता है प्लस आई इफेक्ट, इस वजह से ये अरेंजमेंट आएगा, और प्लस आई इफेक्ट और बढ़ाता है बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू, विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक, दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, ये वाला, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये बढ़ाता है प्लस आई इफेक्ट। विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक, इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, क्योंकि इसके पास CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हो गए ना आसान क्वेश्चन सारे। विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई, इनमें से ये वाला प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है और ये वाला प्लस आई इफेक्ट घटाता है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, आउट ऑफ CH3 NH2 और CH3 होल थ्राइस N, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाता है, सेकेंडरी वाले को थोड़ी दिक्कत आती है, टर्शियरी वाला दिखाता ही नहीं है। IUPAC नेम इसका करके देखते हैं। अब यहां ये बड़ा फंक्शन ग्रुप आ गया, तो इसको नंबरिंग दे रहा हूं मैं 1 2 3 4, 3 पर है आपका अमीनो और ये बन गया आपका ब्यूटेन, 1 पर है आपका अल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, या भी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, फिर दोबारा एक बार देखते हैं। बेंजीन के ऊपर लगा है NH2, ठीक, अब इसी को एक बारी कॉपी करके रख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या नई चीजें जोड़ी हमने। दूसरे वाले में हमने क्या किया, एक H हटाया और यहां पर एक CH3 लगा दिया, सेकेंडरी बन गए। तीसरे वाले में हमने क्या किया, यहां पर CH2 लगा दिया, ये अभी भी प्राइमरी है। अब ये सीधा जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये डिक्रीज करेगा बेसिक कैरेक्टर को। ये वाला नॉर्मल कार्बन की चेन है और दूर है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तो ये थोड़ा सा बढ़ा देगा बेसिक करेक्टर। ये सेकेंडरी है, ये इंक्रीज करेगा बेसिक करेक्टर। ठीक, तो सबसे ज्यादा ये, मैं इसको बोल रहा हूं 1 2 3, तो सबसे ज्यादा 2, उसके बाद 3 और सबसे आखिरी में 1। चेक करो। ठीक बात, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग करेक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से आगे बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का। C6H5NH2, C6H5NH, और ये आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, लेकिन बड़े कंपाउंड है। सेकेंडरी तो जीत गया, उसके बाद बड़े कंपाउंड होने की वजह से स्टेरिक इफेक्ट आ जाएगा। स्टेरिक इफेक्ट सॉल्वेशन को रोक देगा, सॉल्वेशन को रोक देगा तो टर्शरी फिर से प्राइमरी। ठीक है। Why does NH3 act as a Lewis base? NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर के साथ वो एक H2O का H आयन ले लेता है और अमोनियम आयन बना लेता है और OH आयन छोड़ता है। ये पानी के साथ रिएक्ट करके पानी में OH आयन छोड़ता है, इसलिए ये बेसिक करेक्टर को बढ़ाता है। ठीक है, और ये लुईस बेस कहलाता है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस। लुईस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन ले, लुईस बेस वो जो इलेक्ट्रॉन दे। जिसके पास लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा। आगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 1, प्रोप 2 इन। ये है आपका प्रोप। ठीक है, 2 पर इन है और 1 पे अमाइन है। ये रहा 1 पे अमाइन और ये रहा 2 पे इन। कार्बन ये लो, हो गया सब कुछ हाइड्रोजन वगैरह बराबर। ठीक है, ये रहा 1 2, 2 पर है डबल बॉन्ड और 1 पर है अमाइन। आगे चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल इथेन अमाइन। ये है आपका इथेन अमाइन, इसके एन से एक मिथाइल लगा है तो एन मिथाइल इथेन अमाइन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो टोलिन। ये है आपका टोलिन, 2 पर लगा है अमीनो तो 2 अमीनो टोलिन। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। NH3, CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH। ठीक है, अब तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर देखना है। CH3 जो होता है वो स्टेरिक इफेक्ट नहीं दिखाता, तो सबसे ज्यादा होगा, अब मैं पहले बता दूं, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी और ये कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी। उसके बाद स्टेरिक इफेक्ट तो लग रही ना, सॉल्वेशन इफेक्ट लगेगा, सॉल्वेशन के हिसाब से ज्यादा होता है प्राइमरी, फिर होता है टर्शरी और सबसे कम होगा NH3 का। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट आएंगे एक कि जो जैसे जैसे R बढ़ता है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बेसिक करेक्टर बढ़ता है। दूसरा होगा सॉल्वेशन इफेक्ट। CH3 अगर CH3 में स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता, स्टेरिक इफेक्ट एब्सेंट हो तो सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33, रीअरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक करेक्टर। फिर से वही आ गया, कर लोगे। C6H5 इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है C6H5। फिर यहां पर ये आपका टर्शरी बन गया, ये सेकेंडरी बन गया, ये प्राइमरी बन गया। ठीक, तो सबसे ज्यादा आर इफेक्ट, सॉरी आर इफेक्ट कह रहा हूं, आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इसका सेकेंडरी वाले का। तो सेकेंडरी वाले का बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा, एक बात। दूसरे नंबर पे प्राइमरी, स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बेसिक ज्यादा है। फिर आता है स्टेरिक इफेक्ट, दोनों में स्टेरिक इफेक्ट है। स्टेरिक इफेक्ट सॉल्वेशन को रोकता है, स्टेरिक इफेक्ट सॉल्वेशन को रोकता है, तो जितना ज्यादा घिरा होगा उतना ज्यादा बेसिक। टर्शरी, फिर आएगा लास्ट वाला C6H5 एनिलीन। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो बेटा। प्राइमरी वाले को चेक कर लेते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन को। ये देखो, ये रहा आंसर।
ये है C6H5NH2, ठीक है। फिर टर्शरी, फिर ये प्राइमरी, और फिर ये। हमने शायद प्राइमरी को पहले कर दिया, ये उल्टा है हमारा। टर्शरी पहले आना चाहिए, प्राइमरी बाद में, ठीक है। रीजन क्या है टर्शरी पहले आने का? रीजन क्या है कि वहां पर स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेशन का इफेक्ट नहीं लग रहा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, सॉल्वेशन नहीं लग रहा, इसलिए प्लस आई इफेक्ट ही डोमिनेट कर रहा है, उसी के हिसाब से अरेंज किया है। आगे, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। 1 2 3 4 ब्यूट 3इन। अब आप कहोगे 3 क्यों? इसे 1, इसे 2, इसे 3 नंबर दिया है, प्रायोरिटी दिया मैंने फंक्शन ग्रुप को। ब्यूट 3इन 1 अमाइन। ये जो मैंने लास्ट का ई काटा है वो तब काटते जब दो वावल आमने सामने होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। अब तो कर लोगे, सेम क्वेश्चन अभी करा है हमने ये। गिव द रीजन। पहला, एनिलीन वीकर बेस है साइक्लोहेक्साइलमाइन से। एनिलीन इसलिए कमजोर बेस है क्योंकि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का है, जो डिक्रीज करता है प्लस आई इफेक्ट को। एनिलीन में जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का, प्लस आई इफेक्ट को कमजोर करता है, जिससे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसका आंसर एक बार देखना चाहते हो रीजन का, तो एक बार यहां देखो। इन एनिलीन द लोन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। बेंजीन जो होता है वो रेजोनेंस करता है और डीलोकलाइज कर देता है उस इलेक्ट्रॉन को। दस द इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। देयर इज नो सच डीलोकलाइजेशन इन साइक्लोहेक्साइलमाइन, हेंस एनिलीन इज अ वीक बेसिक। तो इसने उस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर के साथ जोड़ दिया रेजोनेंस। आगे चलते, राइट इक्वेशन फॉर गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो मैंने पीछे कराया। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में मुझे लेना होगा इसको, थैलेमाइड को। इसमें जो एक H है इसको रिप्लेस करना है, तो मैंने किसको दिया? R से रिप्लेस करना है, तो मैंने यहां दे दिया आपको KOH, और यहां K आ गया। आ गया, K ज्यादा रिएक्टिव है R के कंपैरिजन में, इसलिए अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं किसी RX से तो X और K निकल जाएंगे, R लग जाएगा। ठीक, अब मैंने आपसे बात करी 2 NaOH की, जिसमें से जो 2 NaO है वो इस बेंजीन के CO ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। ये रहा ONA ONA, और जो NR है वो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, बन जाएगा NH2 RNH2, प्राइमरी अमीन। याद रखना गैब्रियल थैलेमाइड हमें प्राइमरी अमीन देता है। अब 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको और पूरी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन देखो। चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। पहला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। एनिलीन, इथेनमाइन और 3 मिथाइल इथेन अमाइन, तो ये है आपका प्राइमरी। इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंडरी, इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तीसरे नंबर पे आएगा एनिलीन। क्यों? क्योंकि एनिलीन का कंपाउंड बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये पहला केस हो गया तुम्हारा। इथेनोइक एसिड, इथेनमाइन और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखो। पहले देखो ये है क्या? इथेनोइक एसिड, इथेनमाइन, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, और इथेनॉल ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, इसलिए जीत गया। फिर ये और फिर ये, ठीक है। तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई जाती है। इथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, उसके बाद अल्कोहल और उसके बाद अमाइन। अब वो कहता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अरेंज करो, जो हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है, इन एक्वस फेज।
मिथाइलमाइन, दूसरा एन डाइमिथाइलमाइन, तीसरा एन मिथाइल मिथेनमाइन, एन डाइमिथाइल मिथेनमाइन। अच्छा 3 था भैया, एन डाइमिथाइल मिथेनमाइन और तीसरा एन मिथाइल मिथेनमाइन सेकेंडरी। इसमें तो छट ही जाएगा इस वाले में, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, वो बात कर रहा है तुमसे बेसिक स्ट्रेंथ की। तीनों के पास स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, CH3 का मतलब स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। अगर स्टेरिक इफेक्ट नहीं है तो सेकेंडरी जीत जाएगा। ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है। उसके बाद अगर स्टेरिक इफेक्ट नहीं है तो सॉल्वेशन नहीं लगेगा। अगर सॉल्वेशन नहीं लगेगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी के बाद आना चाहिए ज्यादा टर्शियरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो उल्टा कर लेना, कहीं कहोगे भैया आपने ही गलत लिखवाया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, ठीक। आगे चलते हैं। स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर। पीकेबी वैल्यू जो होती है, पीकेबी वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब उसका बेसिक करेक्टर कम होगा। तो पी के वैल्यू की बात करें या यूं कहें कि एनिलीन का बेसिक करेक्टर कम क्यों होता है? एनिलीन के अंदर बेंजीन लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो बेंजीन होता है ये एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर को डीलोकलाइज कर देता है रेजोनेंस के वक्त, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो अपना बेसिक करेक्टर नहीं दिखा पाता। ये जरूर लिखना भी जो हमने आंसर पढ़ा था, ठीक है। इथाइल अमाइन इज soluble in water whereas aniline is not soluble in water। इथाइल अमाइन क्या हुआ आपका? C2H5NH2, वो पानी में घुलता है, लेकिन एनिलीन पानी में नहीं घुलता है क्योंकि एनिलीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसके दोनों के आंसर हम फिर भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, aniline, in aniline the lone pair of electron on nitrogen atom are delocalized over the benzene ring. As a result, electron density on the nitrogen decrease and electron are not available for donation। बिल्कुल ठीक है, वही जो बताया था। अच्छा, aniline is not soluble in water, हाँ, while ethylamine is soluble because ethylamine form intermolecular hydrogen bonding with water, while in aniline alkyl group possess steric hindrance, बड़ा है ना, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, एंड ऑल्सो हाई मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत करता है पानी के साथ। अब इस क्वेश्चन को देखो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। तो सॉल्युबल इन एल्कली का मतलब क्या है? सॉल्युबल इन एल्कली का मतलब यहां पर यह है कि ये बेस के साथ आसानी से घुल जाता है। इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर बताना होगा। ये रहा आपका एन, ये रहा आपका बेंजीन, और इथाइल बेंजीन बोला उसने, एन इथाइल बेंजीन, ठीक है, सल्फोनाइल अमाइड। सल्फोनाइल को बीच में डालना पड़ेगा बेटा। ये हम हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट करते हैं ना, तो रिएजेंट बनता है ये एन इथाइल हो गया, 2 कार्बन ये रहे। अब इसको बोलेंगे हम एन इथाइल, ठीक है, इसे बोलेंगे सल्फोनाइल अमाइड, ठीक है। अब ये आपका बेंजीन। अब इस पूरे को देख लो, इसके पास, अब वो कह रहा है ये एसिड में सॉल्युबल, एल्कली में सॉल्युबल है। एल्कली में सॉल्युबल वही होगा जो अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा। ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है, हाँ जी एसिडिक नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब इसके पास अवेलेबल है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं फिर भी, द हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन इन एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक। तो जो यहां पर एन इथाइल बेंजीन में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के साथ जो सीधा सीधा हाइड्रोजन अटैच है,
वो एसिडिक नेचर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दैट इज सल्फोनाइल ग्रुप, वो जो एसओ ग्रुप है, इस वजह से ये एल्कली में सॉल्युबल है। एल्कली में सॉल्युबल जो चीज होगी, एल्कली में सॉल्युबल जो चीज होगी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगी, तभी वो बेस में सॉल्युबल है। आगे एल्कली का मतलब बेस। दूसरा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूजिंग FeHCl इज प्रेफरेबल, क्योंकि FeHCl में जो Fe होता है वो स्क्रैप आयरन होता है और HCl जो होता है वो स्टार्टिंग में थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है, जो FeCl2 को FeCl3 में कन्वर्ट करता है और दोबारा FeCl3 को FeCl2 में कन्वर्ट कर देता है। आंसर देखते हैं। Reduction of the nitrobenzene using Fe and HCl is preferred because FeCl2 forming during the reaction get hydrolyzed to release HCl फिर दोबारा, thus the only small amount of HCl is required। ठीक है, तो जो FeCl2 बनाते हैं, बनता है हमारा, वो फिर दोबारा HCl को पैदा कर देता है, forming during the reaction get hydrolyzed to release HCl again, thus only small amount of HCl is required। अब वो कहता है अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए। पीकेबी का मतलब हुआ, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी करना है, इसको एक बारी रोक के इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रख कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे बेसिक कैरेक्टर समझाना है उसका। अब देखो बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, दूसरा बेंजीन के ऊपर NH लगा और CH3 लगा है, ये सेकेंडरी हो गया। तीसरा, बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा है और NH2 लगा है, और चौथा CH3CH2 CH3NH2 और NH3। अब देख लो सारे, तो अगर मैं बेंजीन के ऊपर NH2 लगा के रखता हूं, एनिलीन, ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके पास एक R इफेक्ट, एक R कार्बन आ गया, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा और ये सेकेंडरी बन जाएगा। यहां पर ये बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है अब वो डीलोकलाइज नहीं होगा, ये तो है ही बढ़िया। आगे तो सबसे बढ़िया होगा आपका प्राइमरी, ये वाला, इनको नाम दे रहा हूं मैं A B C D E, तो सबसे अच्छा होगा D, फिर E, ठीक है। CH3NH2 के पास एक R इफेक्ट है और उसके पास अपना लोन पेयर बैठा हुआ है, उसके बाद CH3 इसके पास R इफेक्ट नहीं है, फिर आएगा आपका ये C पहले आना चाहिए, E से भी C फिर E, क्योंकि C के पास एक C2H5 है। अब ये वाला जो है बेंजीन वाला B, ये डीलोकलाइज करेगा लेकिन R इफेक्ट बढ़ा देगा इसका, और सबसे पीछे रहेगा A। अब इसका आंसर चेक करते हैं, 40 के सेकंड का A। अरे देखो वो कह रहा है C6H सबसे कम है, ठीक है, और वो पीके भी है ना, पीके भी उल्टा हो जाता है, C6H5NH2 ठीक है, तीसरे नंबर पे रखा था मैंने इसको, हाँ तीसरे नंबर पे, ठीक है, बाकी सारा ऑर्डर ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन किसका पूछा था, पीकेबी का, मैंने अरेंज किया भी बेसिक कैरेक्टर में, बेसिक कैरेक्टर को उल्टा कर देना, पीकेबी बन जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, C2H5Cl, C2H5NH2 या C2H5OH, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, इस पे काम करेंगे। देखो भैया C2H5OH तो साफ साफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, C2H5NH2 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है लेकिन अल्कोहल से कम, और जो C2H5Cl है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता ही नहीं है, बस पोलर नेचर का है, तो सबसे ज्यादा ये नंबर 1 पे, उससे कम ये और सबसे कम ये, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ये पहले से। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखा रहा है, ये कमजोर दिखा रहा है, ये और कमजोर दिखा रहा है, उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां आपके अमीन चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। सिर्फ 40 मिनट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, करीब करीब 30-35 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो इन सबको करो, सारे PYQs है, सारे इंपॉर्टेंट है, और लगभग एक बेसिक कैरेक्टर के 4 और घूम रहे हैं, या 2-4 नेम रिएक्शन आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।